आज इतने अरसे के बाद एक बार फिर से मुझे कहीं अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जॉब मिली थी। मुझे इस जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था। आज मैं घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। सुबह से जैसे ही उठा था बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे थे और मेरी बीवी आंखों में आंसू लिए खामोशी के साथ इन्हें बिलाई जा रही थी। इसकी आंखों में बेबसी वाज़िया नजर आ रही थी। रोते हुए बच्चों को यूँ देखकर मेरा दम घुटने लगा। अचानक ही मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम मेरे कपड़े इस्त्री करके लगा दो। आज मुझे किसी जगह पर इंटरव्यू के लिए जाना है। दुआ करो कि मेरी वहाँ से जॉब ऑफर हो जाए, फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरी बीवी खामोशी से खाली खाली निगाहों से मुझे तकती रही। इस महीने में कितनी बार ही इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन कहीं से भी मस्बत जवाब ना आया। मेरी इतनी सारी डिग्रियां और इतने सारे डिप्लोमा हैं जिनमें मैंने हमेशा A+ नंबर हासिल किए थे। अपनी क्लास में सभी लड़कों में टॉप क्लास हुआ करता था, लेकिन अब इन्हीं डिग्रियों को लेकर मैं दर बदर के धक्के खा रहा था। हर जगह पर रिश्वत चल रही थी। हर कोई बस अपने उल्लू सीधे करने में था। मुझ जैसे टैलेंटेड नौजवान की जहाँ पर कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर तो हर जगह पैसे की ही अहमियत थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी किस्मत को आजमाने में गया था। आखिरकार मैंने इस इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार किया और भूख से बलकते बच्चों को देखकर मजबूरन मुझे इस इंटरव्यू के लिए आना ही पड़ा। मैं तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकला, मुझे एक रिक्शा मिला। बस मेरे पास इतने से ही पैसे थे कि मैं अपना किराया देकर जा सकता था। मैं इस रिक्शे में बैठा और इस ऑफिस तक आ पहुंचा था, लेकिन मैं ये भूल चुका था कि मेरा हुलिया, मेरे जूते, मेरे कपड़े, सब कुछ मैंने ही रखा होगा। मैं जो ही ऑफिस में दाखिल हुआ, सामने एक कतार में मुझे दिखाई दी। ये कतार जहाँ पर इंटरव्यू के लिए आने वाले लोगों की थी। हर किसी के पास अच्छे कपड़े जूते थे, लेकिन मेरे फटे पुराने कपड़े और 1 साल पहले लिए गए जूते थे, जो कहीं कहीं से फटे हुए थे, लेकिन मैं इन्हें फिर भी इस्तेमाल में किया हुआ था। इन सब लोगों को देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे यहाँ पर भी वैसा ही होगा जिस तरह आज तक होता चला आया। जहाँ पर भी रिश्वत चलेगी, इतने अमीर कबीर लोग होंगे और वो अमीर कबीर लोग रिश्वत लेकर किसी न किसी को यहाँ पर रख लेंगे। मैं मायूस होकर वापस लौटने ही वाला था कि पीछे से मेरा नाम पुकारा गया। बास के दरवाजे पे खड़ा शख्स मेरी तरफ देख रहा था। इसने बारी बारी सब लोगों की तरफ देखकर मेरा नाम पुकारा। किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो न दी। आखिरकार मैं आस्ता आस्ता चलता हुआ इसकी तरफ आया। वो मेरे फटे पुराने कपड़े और फटे पुराने जूतों की तरफ देखकर एक तायराना निगाह डालते हुए साइड पर हो गया और मेरे सामने दरवाज़ा खोल दिया। मैं दरवाज़ा खोलकर ऑफिस में दाखिल हुआ। सामने बैठा शाह हसन अपनी बारोब शख्सियत के साथ अपनी कुर्सी पर विराजमान था। मैंने अंदर जाने की इजाज़त मांगी। इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाने पर इक्तफा किया और मुझे कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। अभी तक इसकी निगाहें कंप्यूटर पर जमी थी। मैं खामोशी से जाकर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं इसके कुछ सवालात पूछने का मुंतज़िर था। जाने वो क्या मुझसे सवाल पूछेगा, कब मुझसे इंटरव्यू लेगा और कब मैं यहाँ से जा सकूँगा। इसके सामने बड़ी कुर्सी भी इससे काफ़ी दूर थी। यही वजह थी कि वो मुझे सर से लेकर पैर तक देख सकता था। इसने मुझे एक नज़र देखा और फिर इसकी नज़र जाकर मेरे जूतों पे टिक गई। एकदम से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कह रहा था मेरे वो जूते जो 1 साल पुराने हो चुके थे, एक साइड से फट चुके थे। इन्हें मैंने धागे और सुई की मदद से एक बार फिर से मरम्मत कर लिया था, लेकिन इनकी वो मरम्मत साफ दिखाई दे रही थी। काफ़ी देर वो खामोशी से मुझे यूं ही देखता रहा। फिर इसने मुझसे 1-2 सवाल किए। मैंने हक लाते हुए तमाम सवालात इसके गोशे गुजार किए और फिर अपनी CV इसके सामने रख दी। वो मेरी फ़ाइल खोलकर देखने लगा। मुझे यकीन था कि मुझे यहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अमीर कबीर लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे और यहाँ भी यकीनन रिश्वत ही चलती होगी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। तभी इसने अपने सेक्रेटरी को आवाज़ दी। इसका सेक्रेटरी जो दरवाजे पे खड़ा इंटरव्यू पे आने वाले लोगों को कमरे में बुला रहा था, वो जल्दी से भागता हुआ नजर आया। कहने लगा, जी साहब। तो बास ने इसे कहा कि इस लड़के का अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो। ये लड़का कल से ज्वाइनिंग दे रहा है। ये बात सुनकर तो मुझे हैरत हुई थी। मैं आंखें फाड़े सामने कुर्सी पर विराजमान बास को देखने लगा। इसने बिना मुझसे तफ्तीश किए मुझसे मेरे तमाम लोगों को पूछे मुझे ऐसे ही नौकरी दे दी। हाँ, ये बात ठीक थी कि जहाँ आने से पहले मैं जहाँ भी गया था मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। हर किसी ने मेरी कामयाबी देखी थी। मेरे तमाम नंबर
जो मैंने इतनी सारी ज़िंदगी में हमेशा पहली पोजीशन पर लिए थे, वो तमाम मवाद रिश्वत की धूल तले दब चुके थे। अब हर कोई बस रिश्वत लेता और अमीर लोगों को नौकरियां मिल जाती। मुझ जैसे गरीब इंसान वैसे ही हालात की चक्की में पिसे रहते। आज भी मुझे बस यही महसूस हो रहा था, लेकिन जो ही इसके मुंह से मैंने ये सुना, इसने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवा लिया था और कल से ही मुझे जॉब भी दे रहा था। मैं हैरत ज़दा रह गया, लेकिन मुझ में पूछने की हिम्मत ना रही थी। इसने मुझे मेरे तमाम डॉक्यूमेंट वापस कर दिए और इससे कहने लगे, तुम ऐसा करना कि कल सुबह से ही ज्वाइनिंग दे देना। तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। यह सुनकर तो मैं खुशी से फूले ही ना समा पा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दूँ। इस वक्त तो मैं ना पूछ सका कि आखिर किस बुनियाद पर इन लोगों ने मुझे इस जॉब पर रखा था। खैर, मैं खामोशी से उठकर अपने घर चला आया। घर आकर मैंने अपनी बीवी को खुशखबरी सुनाई तो वो एकदम से उछल पड़ी। मेरे बच्चे भी खुशी से झूम उठे थे और अब मेरे दिल में भी एक एहसास है जन्म लिया था। मेरे घर से गुर्बत के दिन ख़त्म होने वाले थे, लेकिन दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर मेरे साथ उन्होंने पुराने कपड़ों और फटे पुराने जूतों को देखकर इस शख्स ने मुझे जॉब पे कैसे रख लिया था। यही सवाल था जो मुझे खाए जा रहा था। दूसरे रोज़ जैसे ही सुबह हुई, मैं सुबह सवेरे ऑफिस जा पहुंचा। ऑफिस में मुझे मैनेजर ने तमाम काम सिखा दिया था। मैंने वैसे भी कंप्यूटर में बहुत माहिर था। यही वजह थी कि काम समझने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं आई थी और मैं खुशी खुशी अपना काम करने लगा। अभी मुझे काम करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मैंने बॉस को ऑफिस में आते देखा। इनके इस्तकबाल के लिए जिस तरह सब खड़े हुए, इसी तरह मैं भी जल्दी से गर्मजोशी से उठ गया। मैंने भी आज भी वही पुराने जूते पहन रखे थे जो कल इनके सामने पहन कर गया था। लेकिन अचानक मुझे शर्मिंदगी ने आहन घेरा था और मैंने फौरन से अपने पाँव पीछे कर लिए थे। मुझे देखते हुए बॉस ने कुछ सोचते हुए अंदाज में मुझे अंदर बुलाया। मैं झिझकते हुए इनके पीछे पीछे चलता हुआ इनके ऑफिस तक जा पहुंचा। इनसे कैसे बात करता और इनसे क्या कहता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे अपनी मुकाबल कुर्सी पर बैठा दिया। मैं बैठा तो कुछ समझ ना आया। वो ऐसी गर्मजोशी से मिले यूं लगता था जैसे वो मुझे सदियों से जानते हो। मुझे हैरत हो रही थी, इनके और मेरे दरमियान कोई भी रिश्ता नहीं था और ना ही हमारी कोई जान पहचान थी। फिर बॉस मेरे साथ इस तरीके से बेतकल्लफ क्यों हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनकी बातों का मैं हाँ हूँ में जवाब देता रहा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी है क्या। मेरे दिमाग पर बस एक ही बात सवार थी। आखिर उन्होंने मुझे बिना इंटरव्यू लिए, बिना कुछ पूछ कुछ किए और बिना कोई रिश्वत लिए कैसे नौकरी पर रख लिया था। बस कुछ देर खामोश रहने के बाद डरते डरते जब मैंने मुंह खोला तो बस एक ही बात मेरे मुंह से निकली, और वो ये थी कि सर, मैं इतना गरीब इंसान हूँ, यहाँ तक कि मेरे कपड़े और मेरे जूते देखकर मेरी गुर्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरे पास कोई पैसे मौजूद नहीं, यहाँ तक कि घर में फाकों की नौबत भी आ चुकी है। और ऐसे में मैंने बहुत सी कंपनियाँ देखी थी, बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए गया था, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं रखा था। हालांकि मेरी डिग्रियाँ, मेरी तालीम बहुत ही आला है। मेरे बाप ने रक्षा चलाकर मुझे पढ़ाया और लिखाया, मुझे आला तालीम दिलवाई, लेकिन इस तालीम ने मेरा ज़रा बराबर भी साथ ना दिया। आज मैं इतना गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्रियाँ हैं। मैं किसी ने मेरी डिग्री को रिजेक्ट किया और हर किसी ने रिश्वत के नाम पर अमीर लोगों को ही नौकरियों से नवाजा। लेकिन आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे बिना कोई इंटरव्यू लिए मुझसे कोई बात की है, बिना मेरे कपड़ों जूतों को जज किए मुझे नौकरी पर रख लिया। आखिर ऐसी क्या बात है? हालांकि आपके ऑफिस में इस वक्त इंटरव्यू देने के लिए लाखों लोग मौजूद थे जो काफ़ी असर और शौक भी रखते थे और शायद काफ़ी अमीर कबीर भी थे। आप लोगों ने कैसे मुझे इस नौकरी पर रख लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे साथ साथ ये भी डर लग रहा था कि कहीं बॉस को बुरा ना लग जाए। मेरी इस बात पर वो मुस्कुराने लगे। मुझे हैरत हो रही थी कि वो मेरी बात पे मुस्कुरा रहे थे। वैसे तो इन्हें बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि इस तरह बातें अपने कोलीग के साथ करना अच्छा नहीं लगता। खैर, उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कुछ बात करना शुरू की और जो बात उन्होंने मुझे बताई वो मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। मैं वहीद मुराद अली का बेटा था। मुराद अली मेरा बाप BSc पास था। इनके ज़माने में पढ़ाई का इतना रवाज ना था, लेकिन मेरे दादा ने इन्हें पढ़ाया।
मेरे दादा की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक आला ओहदे पर फायज हो जाए, लेकिन इस वक्त लड़कों के लिए तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल था। जिस इलाके में हम रहते थे, इस इलाके में बस मैट्रिक तक ही एक स्कूल था। इस स्कूल से बाहर मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और फिर इसके बाद बाबा ने मुझे शहर भेज दिया। शहर में बाबा ने इंटरमीडिएट पास किया। मैट्रिक इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन्होंने बीएससी करना शुरू कर दिया और फिर बीएससी की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कई छोटे मोटे कोर्स भी कर रखे थे। लेकिन अभी बाबा अपनी पढ़ाई से फारग ही हुए थे कि दादा जान को मौत ने आ लिया और फिर दादा जान इस दारिफानी से रुखसत हो गए। पर तमाम ख़ानदान की बाबा पर जिम्मेदारी आयद हो गई। छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना लिखाना, घर के खर्चे पूरे करना, ये सब कुछ बाबा के सर पर था। बाबा ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। इस वक्त की तमाम कंपनियों में जाकर इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने भी बाबा को नौकरी पे न रखा। बनाकर बाबा ने एक रक्षा खरीदा, जिसकी साथ वो हर महीने पूरी करते रहे। इस रक्षे पर बाबा ने अपना काम शुरू किया। पहले पहल तो इतनी ज़्यादा सवारियाँ ना मिला करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका ये काम चलने लगा और फिर उन्होंने इसी काम के ज़रिए अपने घर को पालना शुरू कर दिया। बहन भाइयों की तालीम भी मुकम्मल करके इनकी शादियां कर दी और फिर इसके बाद खुद शादी करके आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। भले ही हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन अम्मा अब्बा दोनों ही सादा थे। इनकी सादगी भरी ज़िंदगी ने हम सबको भी सादगी से जीने पर आमादा किया था और यूँ हम सब लोग अपनी छोटी सी सादा सी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। ये छोटी सी ज़िंदगी थी, ना तो हमारी ज़्यादा ख्वाहिशात थी और ना ही हमारे ज़्यादा अखराजात थे। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी सुकून में गुजर रही थी। लेकिन जूँ जूँ हम बढ़ रहे थे, हमारे तालीमी अखराजात भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। बाबा ने सर पर आप हमेशा हमारी देखभाल ही सवार रहती। हम कुछ बड़े हुए तो अम्मा ने भी बाबा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। अम्मा एक पढ़ी लिखी खातून थी और अपने शोहर का हर हाल में साथ देना जानती थी। उन्होंने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो मशीन और कशीदाकारी करना भी जानती थी। चनाचा उन्होंने बाबा का हाथ बटाना शुरू कर दिया। घर में कपड़े सिलाई करती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और बाबा बाहर अपना रक्षा चलाते और यूँ घर के अखराजात चलने लगे थे। लेकिन बहनों की शादी करनी थी और काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ थी जो माँ बाप बाबा के सर पर मौजूद थी। दोनों बहनों की शादियाँ वो बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते थे। मैं अक्सर बाबा से कहा करता था कि आपकी इतनी डिग्रियां हैं, आपके पास इतनी तालीम है, लेकिन आप कहीं पर जाकर जॉब क्यों नहीं करते? आपको तो बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी। मेरी बात पर बाबा मुस्कुरा देते और कहते, बेटा, जब सर पे आती है तब इंसान को पता चलता है। और तुम कहते हो ना कि मुझे नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। बेटा, कभी जाकर इन्हीं कंपनियों की धूल खाओ, तुम्हें पता चलेगा। जब ये डिग्रियां हाथ में होती हैं तब इंसान को पता चलता है कि ये डिग्रियों किस काम की हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नौकरी से ज़्यादा बेहतर अपना कारोबार है। भले ही मेरी कभी मजदूरी ना लगे, लेकिन कभी मेरा रक्षा ना चले, मुझे कोई सवारी ना मिले, मुझे इसमें कोई आर नहीं महसूस होती। लेकिन जब मैं कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाता हूँ और सड़कों पर धक्के खाता फिरता हूँ, तब मुझे अपना हाथ बहुत छोटा महसूस होता है। तब ये डिग्रियां मेरे किसी काम की नहीं लगती। कंपनी वालों की धत्कार हमेशा एक गाली की तरह लगती है। बाबा की ये बातें मुझे समझ में ना आती और मैं खामोश हो जाता। बाबा भी मुझे अक्सर यही कहते थे कि जब तुम्हें इन बातों की समझ आएगी तब तुम्हें मेरी बातें ठीक लगेंगी, जब तुम मेरी जगह पर आओगे। लेकिन न जाने क्यों मुझे बाबा हमेशा ही गलत लगे थे। मुझे यूँ लगता था जैसे वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर लेते तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाती। इतनी डिग्री लेकर वो मामूली सा रक्षा क्यों चलाते हैं? हमारे घर के हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। यूँ एक रोज़ चलते चलते न जाने बाबा कहाँ से आए कि इतनी जल्दी में थे। वो जल्दी से आए और घर में अम्मी से कहने लगे, जो भी तुम्हारे पास जमा पूंजी है वो मुझे ला दो। मैं हैरान था कि जी बाबा क्या कह रहे हैं। मैं अम्मी से पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है, सब ठीक तो है? पापा कहने लगे, अरे कुछ ठीक नहीं, बहुत इमरजेंसी में मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास कुछ पड़े हैं तो मुझे दे दो। अम्मी अपनी तमाम जमा पूंजी उठा लाई। बहनों की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन अब मैं ही बचता था। मेरी तालीम पर ये तमाम पैसे लगाए जा रहे थे। अभी मेरी फ़ीस भी अदा करनी थी। लेकिन बाबा जी पैसे कहाँ ले जा रहे थे? मैं बाबा को रोकने लगा, लेकिन बाबा मेरी बात पे ना रुके और जल्दी से वो पैसे लिए चले गए।
फिर 2-3 दिन तक घर वापस ना आए। अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती रही और इन्हीं पैसों से घर का गुजारा चलता रहा। बाबा का नंबर भी बन जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब वापस आए तो इनके पास रक्षा भी मौजूद नहीं था। मुझे हैरत हो रही थी, मैं बाबा पर बरस ही पड़ा था। इन्हें मैंने बहुत गुस्सा किया था, जहाँ तक कि अम्मी भी इनसे खफा हुई थी और कहने लगी कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि आपको रक्षा ही बेचना पड़ गया। बाबा खामोश थे, वो कुछ नहीं बता रहे थे। मैं नाराज होकर घर से चला गया। अम्मी भी इनसे नाराज होकर बैठ गई। बाबा भी तो कोई बात नहीं बता रहे थे। मुझे यूं लगा था जैसे बाबा मेरे लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं इनसे सख्त बदिल हो गया था। आखिरकार बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और कुछ अम्मी ने सिलाई कढ़ाई करके पैसे मुझे दिए और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस जमा की। लेकिन अब ये हो चुका था कि बाबा बिल्कुल रुपोश हो चुके थे। बाबा का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक रोज़ कहराम बर्पा होना था। बाबा कहीं से आते हुए एक एक्सीडेंट में जान की बाजी हार चुके थे। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मुझसे मेरा तन मन धन लूट लिया हो। हमारे घर में एक कहराम सा मच गया था। अम्मी तो बाबा के जाने का सदमा बिल्कुल बर्दाश्त न कर पाई थी। बाबा की तदफीन के बाद हम भी बहुत लागर और बीमार बीमार से रहने लगे। इनकी तो ज़िंदगी की कुल मता ही बाबा थे। उन्होंने ज़िंदगी का हर दुख सुख बाबा के साथ देखा था। इन दोनों की जोड़ी बलाशुबा बेहतरीन जोड़ी थी। कुछ अरसे बाद ही अम्मी भी दुनिया से रुखसत हो गई। अब मैं अकेला रह गया था। लेकिन ये बात थी कि अम्मी जाने से पहले मेरा निकाह मेरी खाला की बेटी से कर गई थी। जब अम्मी की वफ़ात हुई तो खाला ने फ़ौरन ही रुखसती कर दी। इनका कहना था कि तुम्हारे घर में एक खातून का होना ज़रूरी है। तुम्हारी माँ चली गई है तो अब तुम्हारी बीवी आ जाएगी। मैं भी खामोश हो गया और खामोशी से रुखसती कर ली। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी थी, हर दुख सुख में मेरा साथ देना जानती थी। यूँ लग रहा था जैसे वो अम्मी का ही एक साया हो। खैर यूँ ही दिन गुजरते गए। देखते ही देखते मेरे 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। मैं अपनी तमाम तालीम पूरी मुकम्मल कर चुका था, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी जॉब मिल जाती थी, जैसे 1 महीने के लिए और 2 महीनों के लिए। इससे ज़्यादा मुझे कहीं पर भी कोई जॉब ना मिली। मैं मुस्तकिल तौर पर एक जॉब चाहता था, लेकिन अब तो वही छोटी मोटी जॉब्स भी मेरे हाथ से जा चुकी थी। अब तो घर में फाकों की नौबत आ चुकी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा था। बच्चे भूख से रोते थे, बीवी बेबस हो जाती थी। अम्मी की तरह कभी कभी वो भी कपड़े सिलाई कर लिया करती थी, लेकिन इसकी आंखों का मसला था। यही वजह थी कि मैंने इसे सिलाई का काम करने से मना कर रखा था। अब सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा था। कंपनियों में इंटरव्यू दे देकर थक भी चुका था। हर जगह पर रिश्वत चल रही थी। आज मुझे बाबा की ये बात याद आती थी कि वो कहते थे कि ये डिग्रियां जब इंसान हासिल कर लेता है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हम जब ये डिग्रियां लेकर कंपनियों में जाते हैं तो वहाँ हमारी जो हौसला अफजाई होती है वो इस काम से लाख दर्जे बुरी लगती है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान भूखा रह ले, लेकिन अपना खुद का कारोबार करे। लेकिन जब जब मुझे बाबा का रक्षा याद आता, मुझे बाबा पर गुस्सा आने लगता। मैं कहता था कि जाते जाते बाबा सिर्फ एक काम तो कर ही जाते, और वो ये काम कि वो मेरे लिए रक्षा ही छोड़ जाते। उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। बस इसी बात का मलाल रहा। लेकिन अब तकरीबन बाबा को गए हुए 5 साल गुजर गए थे और अब जाकर कहीं मुझे अच्छी नौकरी की उम्मीद नजर आई थी। लेकिन जहाँ पर भी बहुत अमीर कबीर लोग थे, मुझे यूँ लगता था जैसे सिफारिश के बगैर ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ के बास ने मुझे बिना इंटरव्यू ही ले लिया था, नौकरी भी दे दी थी, और आज दूसरे दिन ही मैं इनसे इस बारे में पता कर रहा था तो वो मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हारे ये फटे जूते देखकर तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मुझे यूँ लगा था कि जैसे तुम ये जॉब डिज़र्व करते हो। लेकिन तुम्हारी काबिलियत देखकर ही मैं तुम्हें जॉब दे सकता था, इसीलिए मैं खामोश हो गया। लेकिन तुम्हारे जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारी तालीम देखने की बजाय मैंने सिर्फ एक शख्स का नाम और फ़ोटो कापी देखी। वो शख्स मेरा मोहसिन था। तुम जानते हो कि मैं एक बहुत ही संगीन हालात में फंस चुका था। आज से 6 साल पहले जब मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था और मैं ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, अपने रक्शे पर मुझे बिठाया और अस्पताल ले आया। मेरा एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ था कि मेरे साथ टकराने वाले लोग दम दबा कर भाग निकले थे,
लेकिन तुम्हारे बाबा ने मौके पर आकर मुझे बचा लिया था। मैं अस्पताल में काफ़ी अरसे कोमा में रहा और मेरे अखराजात सारे के सारे इस शख्स ने उठाए। यहाँ तक कि इस शख्स ने अपना एक रिक्शा भी बेच दिया था। जब मैं होश में आया तो मेरी बीवी ने वो सब बताया। इसने इस शख्स से मुझे मिलाया और फिर मैंने इस शख्स से अपनी इतनी तीमारदारी करने के लिए कुछ उजरत पूछी तो वो कहने लगा कि बस मेरा एक बेटा है जो वो आला तालीम हासिल कर रहा है। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस इसे नौकरी दे दीजिएगा। मैंने इसे कहा था कि अपने बेटे को मेरे पास भेज देना। वो मुझे अल्लाह हाफिज़ कह के निकला ही था कि इसका एक्सीडेंट हो गया। मैं तो इस पोजीशन में नहीं था कि मैं जाता और इसकी देखभाल करता। वो इसी हादसे में चल बसा था। जब मैं सेहतयाब हुआ तो मैं इसे देखने के लिए, इसे ढूंढने के लिए हर जगह पर मारा मारा फिरने लगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। इन 5 सालों में मैं इसे ढूंढता रहा यूँ कि मुझे इसका बेटा मिल जाए, लेकिन मुझे इसका बेटा कहीं नहीं मिला। आखिरकार मायूस होकर मैं घर वापस लौटा और आज 1 साल बाद सोचने के बाद मैंने इस नतीजे पर पहुंचकर ये नतीजा निकाला कि मैं इंटरव्यू के लिए एक ऐड छपवा दूं। कहीं ऐसा ना हो कि इसका बेटा इस नौकरी के लिए मेरे पास आ जाए। और तभी से मैं आज तक ये इंटरव्यूज़ लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी भी इस शख्स की फ़ोटोकॉपी और इसका नाम दिखाई नहीं दिया। लेकिन कल जब तुम मेरे पास आए तो इस शख्स की फ़ोटोकॉपी और नाम मुझे दिखाई दिया। मैं अपने मोहसिन को कभी नहीं भूल सकता था, इसीलिए मैंने इसे इसके कहने पर तुम्हारे लिए ये जॉब मख्तस कर दी। जब तुम्हारी डिग्री देखी तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे तुम मेरे अदारे के लिए परफेक्ट हो और तुम्हारा ये सारा काम तुम्हारे बाप करके गया है। इसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ कहा तो मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने आज तक अपने बाप को हमेशा गलत समझता रहा था, लेकिन मेरा बाप तो मेरे लिए बहुत अच्छा कर गया था। अगर वो मेरे लिए कुछ भी ना करता तो इसका यही काम काफ़ी था कि वो एक शख्स की जान बचा गया था। इसी वक्त मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते रोते हिचकियों से अपने हाथों से अपना मुंह छुपाए रोने लगा। बास मेरी तरफ बढ़े और मुझे पानी का गिलास देते हुए कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना बाप याद आ गया होगा, लेकिन मैंने इससे कहा नहीं सर, मुझे अपना बाप याद नहीं, बल्कि अपने बाप के साथ किया गया मेरा वो तमाम रवैया याद आया जो मैंने अपने बाप के रक्षा बेचने पर इन्हें बहुत सुनाई थी। और फिर इसके बाद मुझे मेरा बाप कहीं नहीं मिला था। मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मैं हमेशा से यही समझता रहा था कि वो मेरे लिए कुछ करके ही ना गया था। आज ये जो मैं फाके काट रहा हूँ वो ये सब मेरे बाप की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे बाप ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया था, और अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे थे तो कोई बात नहीं, उन्होंने किसी इंसान की जान तो बचा ली थी। मैं रोते हुए कहने लगा तो सर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, देखो, तुम्हारे रोने से तुम्हारे बाप को तकलीफ होगी और तुम कौन सा हकीकत जानते थे। अगर तुम हकीकत जानते हो तो तुम भी कभी अपने बाप के लिए ये बातें ना करते जो तुम अभी मुझे बता रहे हो। तुम हौसला रखो और ख़ुद भी अपने बाप जैसा बनो और आज के बाद तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी करूँगा। तुम्हारे घर में जो राशन डलवाना है इसकी फहरिस्त मुझे दे दो। मैं अपने तमाम मुलाजिम के हाथों तुम्हारे घर में राशन डलवा दूंगा और आज के बाद अपने बाप के बारे में ऐसा मत सोचना। मैं खामोशी से वहाँ से उठकर अपने कैबिन में आ गया और रोते हुए खुदा से फरियाद करने लगा कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दे। मैंने अपने बाप की शान में गुस्ताखी की, लेकिन मेरा बाप तो इस दुनिया का सबसे अजीम तरीन बाप था जिसने एक शख्स की जान बचाई थी। अगर वो इस शख्स के लिए अपना घर भी बेचते थे तो मुझे इसमें कोई हार महसूस ना होती और ना ही मुझे अपने बाबा के लिए कुछ कहता। वो अपनी इस नेकी को सीक्रेट रखना चाहते थे और उन्होंने वैसे ही किया। आज मुझे पता चला था बेशक वालिदैन को हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रहता है, इन्हें अपनी आखिरी वक्त में भी मैं ही याद रहा था। तभी तो उन्होंने सर से मेरे लिए बात की थी, वरना आज सर मुझे कहाँ ढूंढ पाते। ये पछतावा मुझे हमेशा रहेगा कि मैंने अपने बाप को गलत समझा था, लेकिन अब मैं पुरस्कून हूँ कि मेरा बाप मुझसे राज़ी क्या था। इसने मेरी तमाम गलतियाँ माफ़ कर दी थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो बचपन में मेरी गलतियाँ माफ़ कर दिया करता था। अब आंखें हमेशा आंसुओं से तर रहती हैं, लेकिन खुदा का शुक्रगुजार हूँ इसने मेरे हालात बहुत बदल दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बाबा चले जाने के बाद भी मेरे साथ हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे मर जाने के बाद भी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। तुम ऐसा कभी मत समझना
कि मैं तुम्हें छोड़ गया हूँ। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इस वक्त तो मुझे बाबा की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ये बात समझ आ रही थी। मुझे हर घड़ी इसे महसूस होता था कि बाबा मेरे साथ है, इनके साथ मेरे साथ है, इनकी बदौलत ही तो मुझे ये जॉब मिली थी। यकीनन एक बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए घना साहिबान रहता है, और इसके चले जाने के बाद भी इंसान इसकी छाँव की ठंडक महसूस करता रहता है, जिस तरह मैं महसूस करता हूँ। खुदा हर किसी के वालिदैन की हिफाजत फरमाए और हर किसी को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।